पीएम मोदी चुनावी सभाओं में कांग्रेस पर जमकर बरस रहे हैं। पीएम मोदी का कहना है कि आम नागरिक की संपत्ति का सर्वे करवाकर कांग्रेस इसे बांट देगी। इसके बाद पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुस्लिमों का है। कल राजस्थान में पीएम ने साफ साफ कहा था कि कांग्रेस संपत्ति सर्वे कराकर महिलाओं की जो संपत्ति वो बांट देगी। अब पीएम के इन आरोपों पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। आज तक इन्होंने अपनी अखोट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है, जुबान बदल गई, भाषा बदली, भाव भंगिमा बदल गई, सब कुछ बदल गया, डरे हुए दिख रहे हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है। आप ये नहीं दिखता है क्या इलेक्शन कमीशन को? और मनमोहन सिंह आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। तो इस मसले से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर तमाम मेहमानों से सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। दरअसल आज के सवाल है, कांग्रेस के वेल्थ सर्वे में क्या किसी तरह की लूट छिपी हुई है? क्या हिंदुओं के 2 में से 1 घर छीन लेगी कांग्रेस? इस तरह की बातें कही जा रही है। कांग्रेस पर हावी माओवादी सोच है क्या? जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी आरोप लगाया, देशवासियों से संपत्ति लेकर किसको बांटेगी कांग्रेस, क्योंकि कहा जा रहा है जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटी जा सकती है संपत्ति। तो वाकई में इसकी सच्चाई क्या है, इस पर तमाम राजनीतिक दलों की राय क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इन सवालों के इर्द गिर्द ही शुरुआत के आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। यूपी मांगे उत्तर में तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पांडे साहब हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, स्वागत है अशोक जी। अंशु अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक पांडे साहब, ये क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है चुनावी सभाओं से? क्या आपको लगता है, बीजेपी को लगता है कि वाकई में आर्थिक सर्वे का मतलब यह है कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति, जिसके 2 घर हैं, उसका 1 घर लेकर के किसी और को दे दिया जाएगा? देखिए, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के बारे में शुरू से ही लोगों को मालूम है। लोकतंत्र के नाम पर इस मुल्क में उसने आपातकाल लगा दिया, लोकतंत्र का गला घोट दिया, पत्रकारिता पे रोक लगा दिया। यहाँ तक कि आज जो लोग उसके साथ खड़े हैं, चाहे अखिलेश जी हैं, उनके पिताजी जेल में थे, लालू प्रसाद जेल में थे, इन लोगों को 20-20 हजार पेंशन भी मिलता है, जो लोग आपातकाल में जेल में रहे। मेरा ये कहना है, और इसी कांग्रेस ने इस मुल्क के अंदर आज कहती है संविधान हम बचाएंगे। संविधान के टुकड़े टुकड़े अगर किसी ने किया है फायदे के लिए, अपने कायदे को छोड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी ने 150 से ऊपर संशोधन अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने। आज अब मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस मुल्क में सब सारे संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। क्या ये गलत है? अब आज कह रहे हैं संपत्ति की हम जांच कराएंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस की जो मंशा है ये दुर्भाग्यजनक है। नहीं पांडे साहब, आर्थिक सर्वे तो पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं है कि आर्थिक सर्वे पहली बार कांग्रेस कह रही है कि हम पहली बार आर्थिक सर्वे कराएंगे। देखिए, कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, ये सामने दिखाई दे रहा है। 70 वर्षों से जो पार्टी इस मुल्क में 70 वर्षों में इज्जत घर न दे पाई हो,
खाली वोट के लिए संविधान पे चोट करती रही हो, उस पार्टी पर कोई भरोसा नहीं है। निश्चित तौर पे उसकी जो ये मंशा है ये दुर्भाग्यजनक है। ठीक है अरविंद जी, इस तरह की बातें जो हो रही है फर्स्ट फेज के बाद, आपको दरअसल क्या लगता है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको अब क्या लगता है, मुद्दे शिफ्ट हो रहे हैं, मुद्दे बदले जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है? वार करती है। राजस्थान की रैली में प्रधानमंत्री जी ने कुछ उसी तरह का पलट करके वार करने की कोशिश की है। उन्होंने सिर्फ एक शब्द को पकड़ा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को जो है उन्होंने जो है बहुत बारीकी से पकड़ा है। देखिए, मेरी जितनी समझ है, जितना ज्ञान मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह जो लाइन है यह भारतीय विचारधारा की लाइन कभी नहीं रही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मुझे याद है, मैं पढ़ा हूँ कि 1917 में जब अक्टूबर क्रांति रूस में हुई थी, तब करंस्की की सरकार से लेनिन ने जब अपने हाथ में सत्ता ली तो उसने इसी विचारधारा को दिया था और सभी लोगों की संपत्ति को छीन करके वह जो है बराबर भागों में बांट दिया था। नतीजा क्या निकला? कुछ दिन के बाद जो है विचारधारा जो है घाटी चली गई और आज की तारीख में आप देख लीजिए कि रूस कहाँ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि देखिए, आप रोशनी में कपड़े बदलते हुए बार बार पकड़े जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको सचेत हो जाना चाहिए। आप 9 दिसंबर 2006 को जब कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठक में कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक जो है अल्पसंख्यकों का और विशेष रूप से माइनॉरिटी का होना चाहिए, मुसलमानों का होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए समस्या पैदा करेगा, ये मान करके चलिए। आपने एक अखबार इनकलाब निकला का एक स्टोरी छपी थी जिसमें आया था कि राहुल गांधी जी जो है मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक में कहते सुने गए थे कि कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी है। हालांकि कांग्रेस ने उसे बाद में खारिज किया, लेकिन उसके जो संपादक थे आज तक जो है अपने उस पर कायम है कि नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा कहा। कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रमुख थे उन्होंने भी बात पर आज तक वो कायम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपने घोषणा पत्र में अगर यह भी कहते हैं कि इस देश में बहुसंख्यकवाद के लिए किसी तरह का कोई जगह नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से आप उसे खारिज करते हैं। एक तरफ आप जो है सबसे बड़ा तमगा जो है आप सेकुलरिज्म का अपने पास रखे हैं और दूसरी तरफ जो है अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो निस्संदेह जो है कोई भी राजनीतिक दल जो आपका वैचारिक विरोध के रूप में खड़ा है तो उन सवालों को उठाएगा। अब देखिए, राजनीति में धारणाएं जो है बहुत काम करती है। प्रधानमंत्री जी ने उसी बात को पकड़ करके अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है। अब जो है कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और वो सफाई देती फिर रही है, लेकिन अब इस सफाई का कितना असर होगा? जब आप युद्ध में या राजनीति में जब डिफेंसिव हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके सामने जो खड़ा है आपका जो प्रतिद्वंदी वो आपके ऊपर भारी पड़ रहा है। अरविंद जी, आपको लगता है क्या कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस का जो वचन पत्र है उसमें जो एक शब्द लिखा गया है रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसका मतलब वो है जो आमतौर पर निकाला जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि भाई आपके मंगलसूत्र पर भी पंजा मारने की तैयारी, दरअसल ये मतलब है, या फिर मतलब ये है कि हम ऐसी योजनाएं लाएंगे जिससे सभी को फायदा मिलेगा? अरविंद जी, अरविंद सर, आपसे ये सवाल है। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो है जिसका अपना जो है 150 साल का इतिहास है और उसके घोषणा पत्र में अगर इस तरह की बातें उठती है तो देखिए उसको जोड़ने का प्रयास जो है आपका प्रतिद्वंदी करेगा ही। अगर आप जो है इस तरह की बातों को रखेंगे और जहां पर पूरी तरह से आज का जो मौजूदा जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है कहीं ना कहीं जो है ध्रुवीकरण ऑलरेडी हो चुका है और इस पर जो है 2014 का चुनाव 2019 का चुनाव हो भी चुका है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है अगर ये कहती है तो उसके सवालों को यूं ही टाला नहीं जा सकता है, उस पर तो विश्लेषण होगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्यों प्रधानमंत्री जी कुंदन जी नहीं कर रहे हैं। आप 2014 में जब देखिए, जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है तो एक एंटनी समिति बैठती है तो वो एक एंटनी समिति क्या कहती है? यही कहती है ना कि कांग्रेस का जो है चेहरा जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जो है हिंदू विरोध के तौर से फ्रेम में फिट हो गया, तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से अगर आप जो है एक समूह को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बाकी समूह आपसे नाराज होंगे। जी ठीक है, अंशु अवस्थी साहब भी हमारे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। अंशु अवस्थी जी से सवाल लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने 2006 में कौन सा बयान दिया था वो सुनवा देते हैं, क्योंकि उस बयान का जिक्र और चर्चा हाल के दिनों में पिछले 1-2 दिनों में तो बहुत ज्यादा हुई है। तो फिर वो बयान आपको सुनवा देते हैं, फिर अंशु अवस्थी जी से सवाल लेंगे।
The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अंशु अवस्थी साहब, ये आपके घोषणा पत्र में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कही गई है, उसका मतलब जो निकाला जा रहा है, वाकई में ये मतलब है या आप लोगों का जो वचन पत्र है उसमें कुछ और मंशा के साथ आप लोगों ने ये बात लिखी है? अंशु जी, देखिए, भाजपा से एक सवाल है। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, कहिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। बीजेपी से एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र लेकर आई है। हम 56 पेज का अपना जो न्याय पत्र है हमने अपने देश के लोगों के सामने रखा है। उसमें न्याय पत्र में न्याय की बातें हैं, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और भागीदारी न्याय। हमें सिर्फ ये बताइए कि आखिर वहां पर क्या कोई ऐसी बात लिखी है जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी बोल रही? दूसरा सवाल इनसे ये है कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटें ही बहुत हैं, 400 सीटें किस लिए चाहिए? क्या करोगे 400 सीटों का? क्या मंशा है आपकी? नीयत क्या है? ईमानदारी की बात यह है, किसानों की जमीन छीनने का काम किसने किया? बीजेपी ने। सबसे पहले सरकार बनी थी 2014 में, जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसे समाप्त करना चाह रहे थे। कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, किसने मंगलसूत्र छीना? भारतीय जनता पार्टी ने। लोगों को नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, किसका रोजगार छीना? बीजेपी ने छीना। तो जो काम खुद करता है वो दूसरों को इस तरीके से आरोपित करता है। पांडे साहब, लेकिन जनता ये बात समझ रही है कि आज बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए इस तरीके के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं आपको बताने के लिए कोशिश कर लें, इनको जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। लाने का काम करके इस मुल्क में शर्म आनी चाहिए। तक अगर सीधा 10 साल इस सत्ता में रहे, अब उसके बाद जब चुनाव आया है तो ये दूसरे के मंगलसूत्र इधर उधर की बातें शुरू करते हैं, लफाजिश कर रहे हैं चैनलों पर। मजबूर बना दिया था। हम लोगों ने किसानों के जेब तक सीधा पैसा पहुंचाया है, गन्ना किसानों का बकाया दिया है। आपने तो किसानों की जान ले ली, 700 किसानों की जान ली आपने, 700 किसानों की। हमारे ये लोग चीनी मिलों को बेचने का काम कर रहे थे, हम लोगों ने उसे सुसज्जित करके आज किसान भाइयों को। कौन सी पुरानी लाए वही घिसा पिटा पुराना अपना वही चला रहे हैं आप। अरे आपने कितनी चीनी मिलें लगाई बताइए, कितने नए स्कूल बनाए? एक स्कूल का नाम बता दो। बनारस से आते हो पांडे जी, बताओ आप कहां पर बनाए बनारस में कोई नया स्कूल, नया यूनिवर्सिटी, नया मेडिकल कॉलेज? लेकिन चैनलों पर बैठ के झूठ बोलने से वो सच नहीं हो जाता है। किसानों के जेब तक सीधा पैसा पहुंचाने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह नारा लगता है उसके। नहीं पांडे साहब, ठीक है, आज के मुद्दे पर रहते ना। ठीक है अंशु साहब, मुझे ये बताइए कि दरअसल ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपके पास 2 घर हैं तो एक घर छीन करके दूसरे को दे दिया जाएगा, ऐसा है कि आपका घोषणा पत्र? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की नीयत रही है, उसने इसी देखिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री इतना हताश हो जाएंगे हमें उम्मीद नहीं। हार जीत लगी रहती है, अगर जनता ने हराने का मन बना लिया है तो वो हराएगी। लेकिन जिस तरीके से हताशा में, फ्रस्ट्रेशन में प्रधानमंत्री अपना स्तर गिराते चले जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, उससे ये पता चलता है, देश के लोग समझ सके इस बात को कि ये व्यक्ति इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इतना सम्मान दिया, लेकिन वो व्यक्ति कितना नीचे जाके गिर रहा है। कल कोई एक दूसरा डायलॉग बोला, आज दूसरा डायलॉग बोला, इसलिए क्योंकि 10 साल का कुछ भी बताने को नहीं है। जब मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी तो सिर्फ एक नाम आएगा, अडानी, जिनके उद्योगपतियों के आपने 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। आप बताइए, आप 10 साल की कोई उपलब्धि क्यों नहीं बता पा रहे हैं? जवाब दीजिए।
योजना में गरीब आदमी का इलाज अमीर आदमी की तरह किया हमने। कोरोना संक्रमण काल में 80 करोड़ लोगों कहाँ की पुरानी बातें ले आए? गरीब आदमी तो अमीर आदमी, गरीब आदमी तो आपने और 26 करोड़ बढ़ा दिए। लोगों को राशन पे टिका दिया, सिर्फ राशन लायक बचाया आपने। बेचारा राशन ले रहा है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे, सिर्फ राशन कर रहे हैं। अरे इस उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार चाहिए, रोजगार, नौकरी चाहिए, वो गर्व से अपना सीना उठाकर चल सके। ये आपकी लफाजी नहीं चाहिए। ठीक है पांडे साहब, अंशु साहब मैं लौटता हूँ। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद साहब मुझे बताइए और दर्शकों को बताइए, दरअसल क्या आरोपों को रीफ्रेम किया जा रहा है? क्या फर्स्ट फेज के बाद आपको लगता है कि जो आरोप है, जो हमले तर्कश में जो तीर थे, उसे नई धार देने की कोशिश हो रही है, रीफ्रेम किया जा रहा है आरोपों को भी? बिल्कुल, देखिए चुनावी राजनीति में यह चलता है। आपको याद होगा कुंदन जी, 2015 का विधानसभा चुनाव हो रहा था और मोहन भागवत जी जो है एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नहीं, आरक्षण का जो है फिर से मूल्यांकन होना चाहिए जी। उसका जो है नतीजा क्या निकला? लालू प्रसाद यादव, नीतीश जी साथ थे उस समय, और क्या हुआ, उसको ले उड़े और नतीजा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में माना जा रहा था कि बेहतर प्रदर्शन करेगी, वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव जी भाजपा के अखाड़े में कूद करके मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल की जब वो बात करते हैं तो वह जो बात को भारतीय जनता पार्टी ले उड़ती है और उन्हें बैक ऊपर जाना पड़ता है। ये सारी चीजें जो है पूरी तरह से धारणाओं में इस तरह से फ्रेम हो जाती है कि सामने वाले को बहुत नुकसान होता है और दूसरे का बहुत जबरदस्त फायदा होता है। अब प्रधानमंत्री जी उसी तरह से उस बात को कह रहे हैं कि आप जब जो है फिर से संपत्ति के बंटवारे की बात करते हैं तो आपके नियत में कहीं ना कहीं खोट है। यानी जो लोग अपने सामर्थ्य के बल पर, अपने दम पर जो संपत्ति बनाए, आप वो कहते हैं कि उन लोगों को दे दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी की व्याख्या है। जिनके पास बहुत अधिक बच्चे हैं या वो खुल करके कहते हैं कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये पूरा नैरेटिव जो है कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो शुरुआती दौर में ही जिस आपने इधर देखा कि अभी जो बात हो रही है कि दूसरे चरण के चुनाव में। ठीक है अरविंद जी, मैं लौटता हूं और एक सवाल मैं दोनों से लेना चाहता हूं, अंशु अवस्थी साहब से और अशोक पांडे साहब से। अशोक पांडे साहब, सबके साथ सबका विकास की बात जो है प्रधानमंत्री के बयान में कल शायद नहीं दिखाई जाए। वो कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे जिनको है उन्हें प्रॉपर्टी कांग्रेस दे देगी, ऐसा है क्या? आपको बता दें कि हमारी जो भी योजनाएं आई हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हमने चाहे जनधन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीबों को मकान हो, 80 करोड़ को भोजन हो, क्या हमने हिंदू मुसलमान देखा? हमने तो पसमांडा मुसलमानों का सम्मेलन करके उनकी भी समस्या का सुना। उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण कौन लोगों ने किया था? समाजवादी पार्टी पर नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठ रहा गुंडा। हमने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज भी खत्म करने का काम किया है। अब कोई भी गुंडा उत्तर प्रदेश में जीते जी मोच नहीं ऐंठ पाता है। आज जनता मोच ऐंठ के चल रही है, ये हमारी देन। ठीक है अंशु अवस्थी साहब, जल्दी से ये जो बयान मुस्लिमों को लेकर के दिया गया कि भाई आप संपत्ति लेंगे और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन्हें संपत्ति दे देंगे, मुस्लिमों से इतनी करीबी आपको क्यों दिखाया जा रहा है? आप लोगों को क्यों बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की हताशा है, हार की हताशा है? क्योंकि उनको जितनी आरएसएस का सर्वे है उसमें भी वो 150 के ऊपर नहीं बढ़ पा रहे पूरे देश में। जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसमें भी वो हार रहे हैं। और जिस तरीके से युवा नाराज है, किसान नाराज है, आम आदमी नाराज है, और वो जो 400 का नारा दिया है उससे लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। तो जनता हरा रही है। अब प्रधानमंत्री जी फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोले जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं हार जीत लगी रहती है, इतना नीचे मत गिरिए। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको जनता ने बनाया था, इतना गिरना ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए।